जय हिंद साथियों। तो आज यानी कि 18 जनवरी को जो आपका सीटेट का एग्जाम हुआ है उसमें मैथ में जो प्रश्न पूछे गए हैं पूरे 15 के 15 प्रश्न आज की क्लास में हम सोल्व करेंगे। तो सभी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहें और जिन साथियों को इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरा निवेदन है कि वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ऐसे शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं अपना पहला प्रश्न जो आपके आज एग्जाम में पूछा गया है। तो पहला प्रश्न है, अमन में कितने न्यून कोण हैं? तो आपका जो पिछली शिफ्ट हुई थी 17 जनवरी को जो आपका एग्जाम हुआ था सीटेट का, उसमें भी इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला था। उसमें आपसे पूछा गया था कि ई और एच में कितने समकोण होंगे, उनकी संख्या बताइए। तो आज हमें बताना है कि अमन में कितने न्यून कोण होंगे। तो पहले न्यून कोण समझ लेते हैं। न्यून कोण क्या होता है? जो कोण 90 डिग्री से कम का कोण होता है उसको कहते हैं हम न्यून कोण। तो हमें बताना है जो अमन ये जो अल्फाबेट्स हैं इसमें कितने न्यून कोण बनेंगे। तो देखेंगे पहले जो अल्फाबेट्स बना लेते हैं हम। यहाँ पर ए बना लिया हमने इस तरीके से, एम बना लेते हैं, एम बन गया। इसके बाद फिर दोबारा ए बनाना है और इसके बाद बनाना है हमें एन, इस तरीके से बना देंगे। अब कितने न्यून कोण बनेंगे? तो एक न्यून कोण तो हमारा ए पर यहां पर दिख रहा है। एम की बात करें तो एम में टोटल 3 न्यून कोण होंगे इस तरीके से। ए में बात करें तो 1 न्यून कोण होगा और यहां पर एन में देखें तो 2 न्यून कोण होंगे। अगर हम इनको गिने तो ए में 1 हो गया, एम में 3 हो गया और ए में फिर 1 हो गया और एन में हो गए 2। तो 1 और 3 4 और 1 5 और 2 7, यानी कि 7 न्यून कोण बनेंगे हमारे। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अब यहां पर एक बात और देखने वाली है, न्यून कोण तो हमारा एक यहां भी बन रहा है ए पर, ये 2 कोण बन रहे हैं न्यून कोण एक ए में और 2 ही यहां पर बनेंगे। तो इस तरीके से अगर हम इनको इन वाले न्यून कोणों को भी गिने तो हमारे 4 न्यून कोण बढ़ जाएंगे, यानी 7 + 4 = 11 हो जाएगा। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको, अगर ऑप्शंस में आपका 11 दे रखा हो तो 11 पे सही लगाना है, क्योंकि ये न्यून कोण भी होते हैं ए में 3 होते हैं। लेकिन ज्यादातर हम ए का जो शीर्ष वाला कोण होता है न्यून कोण, इसी को काउंट करते हैं, इनको काउंट नहीं करते हैं। अगर आपके ऑप्शंस में 11 दिया हुआ हो तो 11 पे टिक लगाएं, नहीं तो 7 पे टिक लगाएं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। और इस तरह का क्वेश्चन भी आपके बहुत बन रहे हैं। 6 अंकों की सबसे बड़ी और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। जो कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि 4 अंकों की सबसे बड़ी और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। उससे पहले भी इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 3 अंकों की सबसे बड़ी और 3 अंकों की छोटी संख्या में अंतर क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर एक शिफ्ट में देखने के लिए मिल रहे हैं। तो देखेंगे इसको, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 6 बार 9 लिख लेंगे, 6 बार हम यहाँ पर 9 लिख लेंगे इस तरीके से, 3 2 5 और 1 6, ये हो गया। और क्या दे रखा कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब 5 अंकों की सबसे छोटी क्या संख्या क्या होगी? 4 जीरो होंगे उसके पीछे और 1 होगा। घटा देंगे इसको, घटाने के बाद देखेंगे क्या आएगा। 9 में से 0 गए 9, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 में से 1 गया 8 हो जाएगा और यहाँ पर 9 हो जाएगा। हमारी संख्या कुछ ये आ जाएगी इस तरीके से, 9,89,999 आ जाएगी। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से महीने 2 और 5 से विभाज्य हैं? तो पहले हम सारे महीने के दिन लिख लेते हैं कि किस महीने में कितने दिन होते हैं। शुरुआत करेंगे जनवरी से। जनवरी कितने दिन की होती है? 31 की। और अगर हम फरवरी की बात करें तो फरवरी हमारी 28 या 29 दिन की होगी। मार्च की बात करें तो मार्च हमारा होगा फिर 31 दिन का। और मार्च के बाद अप्रैल आ जाएगी, अप्रैल आपकी 30 दिन की। मई की बात करें तो मई 31 दिन और जून हो जाएगा, जून 30 दिन। इसके बाद जुलाई की बात करें तो जुलाई हो जाएगी हमारी 31 दिन की। और अगस्त भी हमारा हो जाएगा 31 दिन का। सितंबर की बात करें, सितंबर 30 दिन। और फिर अक्टूबर आ जाएगा, अक्टूबर हमारा 31 दिन। और नवंबर 30 दिन। और फिर लास्ट में दिसंबर हमारा 31 दिन। हमने सारे महीने निकाल लिए हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखेंगे हम 2 और 5 से कौन कौन विभाज्य है। तो 2 से विभाज्य ये 2 और 5 से ये हो जाएगा अप्रैल, 2 और 5 से जून हो जाएगा और 2 और 5 से सितंबर हो जाएगा, 2 और 5 से नवंबर हो जाएगा। इससे अलग कोई सा महीना तो नहीं बन रहा है, ये बन रहे हैं हमारे टोटल 4 महीने। तो पहले ऑप्शंस की बात कर लेते हो। इन ऑप्शंस में अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, इनमें कौन सा है? अप्रैल, जून, सितंबर। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, अप्रैल, जून और सितंबर। क्योंकि अप्रैल, जून और सितंबर में सब में 30 दिन होते हैं, तो ये 2 और 5 से कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अब साथियों, जिस भी बच्चे ने ये क्वेश्चन भेजा था उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था। एक बच्चे ने भेजा था, दूसरा जो क्वेश्चन भेजा था इसी तरीके का, वो भेजा था कि 2 और 5 से कितने महीने विभाज्य होंगे। अब कितने महीने विभाज्य होंगे तो महीनों की संख्या हमने निकाल ली है, 4 महीने हमारे टोटल आ जाएंगे जो 2 और 5 से विभाज्य होंगे। तो इस तरीके से आप जो भी आपका क्वेश्चन हो आपके पेपर में, आप तो पेपर देखा ही होगा, आपको पता होगा, तो इसका आंसर लगा लेना। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर।
निम्नलिखित में से कौन सा अपरिभाषित है, मतलब जिसकी परिभाषा नहीं दी जा सकती है, अनडिफाइंड कौन सा है? बिंदु, रेखा, विकर्ण, प्राकृतिक संख्या या फिर वर्ग। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 1, बिंदु या रेखा को हम परिभाषित नहीं कर सकते। कोई बिंदु हो, वो रेखा हो, या फिर कोई आपका प्लेन हो यानी कि समतल, इन तीनों को परिभाषित नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न के बीच का अंतर ज्ञात करें। तो ये जो भिन्न दे रखी हैं, इनमें सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न के बीच का हमें अंतर निकालना है। तो पहले भिन्नों को लिख लेते हैं। 7/10 लिखा हुआ है, इसके बाद है 4/9, इसके बाद 2/15, इसके बाद लिखा हुआ 3/5 और फिर लिखा हुआ है 2/3। तो ये भिन्न हमारी दे रखी है। अब एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताता हूं मैं, पता करने की सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। चलो एलसीएम लेकर तो आप पता लगा ही सकते हो कि एलसीएम ले लो इनका, लेकिन इससे अलग भी एक छोटा सा तरीका है, देखते हैं। हम इन दोनों का अंतर कर लेंगे। 10 में से 7 घटाएंगे 3 आ जाएगा, यहां पर 9 में से 4 घटाएंगे 5 आ जाएगा, यहां पर 15 में से 2 घटाएंगे 13 आ जाएगा, 5 में से 3 घटाएंगे 2 आ जाएगा, और 3 में से 2 घटाएंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। ये हमारा अंतर आ गया है। अब इसके बाद क्या करना है हमें, ऊपर वाले में 10 से गुणा कर देंगे, यानी यहाँ पर 70 कर देंगे, 40 कर देंगे, 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा और यहाँ पर 20 हो जाएगा। अब क्या करना है, ये जो अंतर आया 3, 5, 13, 2 और 1, इससे जो ऊपर वाली जो संख्या अंश है उसको भाग देनी है। यानी हम 3 से 70 को भाग देंगे, कितना जाएगा हमारा, लगभग जाएगा 20, लगभग 3 दूनी 6 और 1 बचेगा, 3 3 9, 23 आ जाएगा। लगभग में हमें वैल्यू निकालनी है, पूरा सोल्व नहीं करना, 23 आ जाएगा। यहाँ पर 5 से 40 को भाग करेंगे यहाँ पर, तो 5 8 40 हो जाएगा, और 13 से 20 को भाग करेंगे तो लगभग 1 आ जाएगा, और 2 से 30 को भाग करेंगे 15 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा 20 का 20 आ जाएगा। अब जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो सबसे बड़ी भिन्न है, और जो सबसे छोटी वैल्यू है वो सबसे छोटी भिन्न है। तो सबसे छोटी की बात करें तो हमारी ये जाएगी ये 1 वाला, तो 1 वाली भिन्न कौन सी है, 2/15 है, तो 2/15 हमारी सबसे छोटी भिन्न आ जाएगी 2/15। और सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे बड़ी हमें दिखाई दे रही है यहाँ पर 23 है, तो ये भिन्न कौन सी है हमारी, ये हमारी 7/10, 7/10 भिन्न है। तो अगर इस सवाल में बोला गया है कि भिन्न भिन्न निकालो, तो सिर्फ हमारा आंसर यहीं तक हो जाएगा कि सबसे बड़ी भिन्न हमारी 7/10 आ गई और सबसे छोटी 2/15 आ गई। और अब हमें इनका अगर अंतर निकालने कहा गया है तो हम इनका अंतर निकालेंगे। अब एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना जाएगा, 30 आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 21, और यहाँ पर 21 माइनस हो जाएगा आपका 15 दूनी 30 और 2 दूनी 4, ये हो जाएगा। और 21 में 4 को हटाएंगे तो आपका बचेगा 17, 17/30 हो जाएगा, और आप इसको सोल्व कर लें, आपका आंसर आ जाएगा 17/30। इन दोनों भिन्नों का अंतर आ गया, सबसे छोटी का और सबसे बड़ी का। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अब आरोही क्रम क्या होता है, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम, सबसे पहले सबसे छोटा फिर सबसे बड़ा। देख लेते हैं सबसे छोटा कौन सा होगा इनमें, 23.18, 22.2, 23.45, 22.28 और 23.1। तो यहां पर हमें दो चीज दिखाई दे रही है, जो पूर्ण संख्याएं आगे की 23 और 22। तो पहले 22 वाले को लिख लेते हैं, 22 वाली हमारी 2 है, 22.2 और 22.28। तो इन दोनों में छोटी कौन सी है, 22.2 सबसे छोटी है, 22.2 इनमें छोटी है। इसके बाद लिख देंगे 22.28, और हमारी 3 संख्या बचती है 23 वाली। अब इन तीनों में कौन सी छोटी है, इसके लास्ट में 18 है, 45 है, उसके लास्ट में 0 लिख लेंगे, 10 हो जाएगा। तो सबसे छोटी हमारी 10 वाली होगी, इसी को लिख लेंगे 23.10। इसके बाद हमारी होगी 18 वाली 23.18, और लास्ट में हमारी लिखी जाएगी सबसे 23.45। तो ये आपका आरोही क्रम हो जाएगा। तो इस तरीके से जो भी आपका ऑप्शन हो इसमें, उस पर सही का निशान लगा देना। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक समपंचभुज में समरूपता रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दे रखे 5, 4, 6 या 3। तो समपंचभुज बना लेते हैं हम एक, इस तरीके से हमने यहां पर एक समपंचभुज बना लिया, इस तरीके का होगा आपका समपंचभुज। तो आपके जितने भी रेगुलर पॉलीगोन होते हैं, चाहे समपंचभुज हो, समषष्ठभुज हो, समअष्टभुज हो या समचतुर्भुज हो, तो जितनी उनकी भुजा होंगी उतनी ही उनकी समरूप रेखाओं की संख्या होगी। तो इसकी कितनी भुजा है, इसकी टोटल भुजा हमारे पास है 5, तो समरूपता रेखाओं की संख्या भी इसमें 5 होगी। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 1 किलो बेसन से 25 लड्डू बन जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, 1 किलो बेसन से 25 लड्डू बन रहे हैं। अगर एक पैकेट में 20 लड्डू हैं तो रेखा ऐसे 4 पैकेट खरीदती है। पता लगाएं कि इन लड्डुओं को बनाने में कितना बेसन लगा। तो यह हमें पता कि 1 किलो में कितने लड्डू बन रहे हैं, 1 किलो में बन रहे हैं 25 लड्डू। अब टोटल लड्डू कितने हैं, अगर एक पैकेट वो खरीद रही है 4 पैकेट और एक पैकेट में हमारे 20 लड्डू हैं, तो 4 पैकेट में कितने हो गए, 4 पैकेट में हो गए हमारे 80 लड्डू। इतना हमें पता चल गया। 1 किलोग्राम में 25 लड्डू बन रहे हैं 1 किलोग्राम बेसन में, और टोटल लड्डू है हमारे पास 80।
अब देखेंगे इसको, 25 लड्डू बन रहे हैं 1 किलोग्राम में, 25 लड्डू बन रहे हैं 1 किलोग्राम में। अगर एक लड्डू की बात करें तो कितने बनेगा, 1/25। और 80 की बात करें, 80 कितने बनेगा, तो यहां पर गुणा कर देंगे 80 से, इसको हम सोल्व कर लेंगे, जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा बेसन का वजन आ जाएगा। सोल्व करेंगे इसको, यानी कि सीधा सीधा 80 को भाग करनी है 25 से। 80 को कितने से भाग करनी है, 25 से भाग करने, कर देंगे भाग इसको, 25 या 75 हो जाएगा, दशमलव लगा देंगे और हमारा बचेगा यहाँ पर 50, 25 दूनी 50 यानी 3.2 किलोग्राम हो जाएगा, यानी कि 3 किलो 200 ग्राम। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। 3 किलो 200 ग्राम हमारा बेसन होगा 80 लड्डू बनने में जो खर्च होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 60 सेंटीमीटर गुणा 60 सेंटीमीटर गुणा 60 सेंटीमीटर आकार के बॉक्स में 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर आकार के कितने पैकेट रखे जा सकते हैं। अब ऐसा कोई सवाल आता है तो इसमें क्या करेंगे, ऊपर वाले का आयतन निकालेंगे, नीचे वाले का आयतन निकालेंगे और जो ऊपर वाले का आयतन होता है बड़े बॉक्स का, उसको भाग कर देंगे छोटे वाले आयतन से। निकालते हैं इनका आयतन। सोल्व करने की जरूरत नहीं, इनको आपस में गुणा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लिख लेंगे इस तरीके से 60 गुणा 60 गुणा 60 और डिवाइड कर देंगे इससे 6 गुणा 4 गुणा 2। इस तरीके से हम इसको डिवाइड कर देंगे, करेंगे 6 दाएं 60, 4 से 60 को काटेंगे तो 15 चौका 60 और 2 से काटेंगे 30 आ जाएगा। और अगेन इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15 या 45, यानी कि हमारा आ जाएगा 4500। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, प्रश्न का पूरा नहीं पता कि प्रश्न क्या है। अगर आपका कोई और प्रश्न रहा हो तो आपको करना इस तरीके से ही है कि बड़े बॉक्स का आयतन ऊपर लिखना है, छोटे बॉक्स का आयतन नीचे लिखना है और बड़े बॉक्स का आयतन को छोटे बॉक्स के आयतन से भाग देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपकी यूनिट अलग अलग दे रखी हो, ऊपर मीटर हो नीचे सेंटीमीटर, तो आप पहले यूनिट को सेम करेंगे, उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे। तो क्वेश्चन कुछ भी रहा हो इस तरीके से आपका क्वेश्चन होगा। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 10 है, एक सीरीज दी हुई है 32, 44, 56 और बताना आगे क्या आएगा। इसको लिख लेते हैं यहाँ पर 32, 44 और 56। इससे आसान क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। देखेंगे 32 में अगर हम 12 जोड़ दें हमारा 44 आ जाएगा और 44 में फिर अगर हम 12 जोड़ दें तो हमारा 56 आ जाएगा। और आगे भी हम इस तरीके से 56 में क्या जोड़ेंगे, 12 जोड़ देंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा आ जाएगा 68 यानी कि 68, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है। तो 68 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11, 4 अंकों की संख्या में पहला अंक दूसरे अंक का 1/3 है, तीसरा अंक पहले और दूसरे अंक के योग के बराबर है और अंतिम अंक दूसरे अंक का 3 गुना है। तो वो हमें संख्या बतानी है, वो 4 अंकों की संख्या कौन सी होगी इन ऑप्शंस में से। तो देख लेंगे, पहले यहां पर प्लेस लिख लेते हैं हम इस तरीके से। और देखिए क्या रखा है, ये 4 अंकों की संख्या में जो पहला वाला अंक है, ये वाला जो पहला वाला अंक है ये दूसरे अंक का 1/3 है इस वाले अंक का। मतलब जो दूसरा अंक है वो 3 से विभाजित होगा, ऐसा इसमें कहा गया है। अगर 1/3 से भाग करेंगे तो तभी तो 3 से विभाजित होगा वो। तो दूसरा अंक इसमें 3 से विभाजित, देख लेंगे ये तो 3 से विभाजित है, ये वाला भी ये 3 से विभाजित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। 4 को 3 से भाग नहीं कर सकते, तो ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है। और ऑप्शन नंबर 4 भी हमारा सही नहीं, क्योंकि इसको भी दूसरे अंक को हम 3 से भाग नहीं दे सकते। तो हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3। आगे देखेंगे, तीसरा अंक पहले और दूसरे अंक के योग के बराबर है, यानी जो तीसरे नंबर पर यहां पर जो आएगा थर्ड वाला जो अंक है हमारा, ये इन दोनों के योग के बराबर है। देख लेंगे किसमें है, 2, 6, 8 आ रहा है, इन दोनों को जोड़कर 8 आ रहा है, बिल्कुल सही है, अभी तक ये भी सही चल रहा है। 1 और 3 को जोड़कर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, अभी तक ये भी सही चल रहा है। आगे देखते हैं, दोनों ही संख्या है, ये हमारी दोनों कंडीशंस फॉलो कर रही है पहली वाली। आगे देखें, आगे क्या दे रखा है कि अंतिम अंक दूसरे अंक का 3 गुना है, कि जो लास्ट वाला 4th प्लेस पे जो हमारा अंक है ये जो है दूसरे अंक का 3 गुना है। इस वाले जो दूसरे अंक है इसका 3 गुना है, यानी कि इस वाले अंक को अगर हम 3 से गुणा करें तो हमारा चौथा अंक आना चाहिए। देख लेंगे, इसमें देखते हैं पहले, दूसरा अंक हमारा 6 है और लास्ट में हमारा 2 आ रहा है, तो 6 को अगर हम 3 से गुणा करें तो 6 18 आ जाएगा हमारा, और लास्ट में 2 दे रखा है, तो ये ऑप्शन हमारा एलिमेंट हो जाता है। ऑप्शन हमारा 3 बचता है, यही हमारा सही आंसर होगा। चेक करके देख लेते हैं इसको। इसका जो दूसरा अंक है वो क्या है, वो 3 है। दूसरा अंक क्या है, 3 है। अगर हम इसको 3 से गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा, जो कि हमारा लास्ट में 9 लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बीना ने 50 लीटर तेल खरीदा और उसे 80 मिलीलीटर की बोतलों में पैक किया। ज्ञात कीजिए कि इससे कितनी बोतलें पैक की जा सकती हैं। तो कुछ नहीं करना है, 50 लीटर के पहले मिलीलीटर बना लेने हैं और 80 से उसको भाग दे देना है, सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। बना लेंगे, 50 लीटर दे रखा है, अगर हम इसमें 1000 से गुणा कर दें तो हमारा आ जाएगा मिलीलीटर, और 80 से इसको भाग कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा हमारा, और आगे ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 5000 हो जाएगा। 5000 को 8 से भाग करनी है, करेंगे भाग,
8 संग 48 हो जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 4 बचेगा 40 हो जाएगा और 8 पंजे 40, 625 बोतल भरेंगी उस तेल से। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 625। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि एक लड़का आयत की एक भुजा को काटता है तो उसे एक पंचभुज प्राप्त होता है। यदि वह आयत की सभी भुजाओं को काट दे तो जो परिणामी आकृति बनेगी उसकी कितनी भुजाएं होंगी, यह हमें बताना है। तो प्रश्न में क्या कहा गया है, प्रश्न में कहा गया है कि एक आयत है, हमने एक आयत बना लिया यहां पर इस तरीके से, और इसमें बोला गया है कि आयत की एक भुजा को काटता है एक लड़का तो एक पंचभुज बनता है। तो वो इस प्रकार काटता है उस आयत को, इसका एक कोना काटता है, इस तरीके से काट दिया। तो अब जो आकृति बनेगी वो पंचभुज की बनेगी। और किस तरीके से बनेगी, वो आकृति इस तरीके से बनेगी, आपकी 5 भुजाओं की एक आकृति बन जाएगी। यहां पर ये हो जाएगा इस तरीके से 1 2 3 4 5 भुजाओं की आकृति बन गई, यानी कि हमारा एक पंचभुज बन गया। अब उसकी सभी भुजाओं को काट दें, यानी कि इसकी सभी भुजाओं को काट रहा है इस तरीके से। अब सभी भुजाओं को काट देंगे तो कितनी आकृति, कौन सी आकृति बनेगी और उस आकृति की कितनी भुजाएं होंगी, ये हमें बताना है। तो इस आकृति को बना लेते हैं हम, जो हमारी सारी भुजाएं काटने के बाद जो आकृति बन रही है। तो ये आकृति कुछ इस तरीके की बन रही है हमारी, जो हम बना रहे हैं यहाँ पर इस तरीके की आकृति बन रही है, यहाँ पर होगा और ये सीधी लाइन होगी यहाँ पर। तो ये कितनी भुजाएं बन रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि एक अष्टभुज बन रहा है और हमारी 8 भुजाओं वाली एक आकृति बन रही है। तो ऑप्शन नंबर 1 8 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 14, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रायिकता की अवधारणा को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है, डाइस का, पैमाने का, कीबोर्ड का या फिर जियो बोर्ड का। तो अगर आपने कक्षा 12 में प्रायिकता पढ़ी हो, कक्षा 12 में जिनके पास मैथ था या कक्षा 11 में था, यहां पर प्रायिकता पढ़ाई जाती है। और प्रायिकता में ज्यादातर किसका एग्जाम्पल लेते हैं, हर एक सवाल में, प्रायिकता के हर एक सवाल में आपको डाइस देखने को मिल जाएगी कि लूडो के पास से इस तरीके से फेंके जाते हैं, आपको ऊपर 2 आता है नीचे 6 आता है, इस तरीके के सवाल मिल जाएंगे आपको देखने के लिए। तो जो प्रायिकता की अवधारणा पढ़ाते हैं उसमें जो उपयोग होता है वो डाइस उपयोग होती है। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 15 और हमारा लास्ट प्रश्न होगा। उच्चतम और सबसे कम देखी गई फिल्मों के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो जिस बच्चे ने क्वेश्चन बताया था वो इस तरीके का कोई क्वेश्चन बताया था, बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन है या नहीं इस बात का हमें नहीं पता है, आप पेपर देख आए हो आपको पता है किस तरीके का क्वेश्चन था। तो जितना हमें समझ में आया हमने ये क्वेश्चन इस तरीके से बना दिया है। उच्चतम और सबसे कम देखी गई फिल्मों के बीच अंतर ज्ञात करना है। कॉमेडी फिल्म्स 10 बार, फॉरेस्ट 7, कार्टून 11, हॉरर 1, हॉलीवुड 7 और रोमांटिक फिल्म 9। तो जो सबसे ज्यादा है वो क्या है, कार्टून फिल्म है 11 बार, 11 देखेंगे, और सबसे कम हॉरर फिल्म 1 बार। 11 में से 1 घटाएंगे तो हमारा 10 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थे आपके वो क्वेश्चंस मैथ के जो आपका जो 18 जनवरी को सीटेट का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे। और इस तरह के क्वेश्चंस आपके घुमा फिराकर हर एक शिफ्ट में आपके लिए देखने के लिए मिल रहे हैं। तो आप इन क्वेश्चन को पक्का कर लेंगे तो आपके ये मैथ में 15 में से 15 नंबर पूरे पक्का हो जाएंगे। तो जो भी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन साथियों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक जरूर करके जाना अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।